हेलो बच्चों। अब तक हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में। पहली क्लास में हमने बजट बनाना सीखा था कि कैसे एक घर का बजट बनता है। साथ ही हमने ये अप्रोच लेके चलने की बात कही थी कि हम माइक्रो से मैक्रो लेवल के अप्रोच को लेकर के चलेंगे। हम पहले अपने घर के स्तर पर किसी भी चीज को समझेंगे, उसके बाद हम कम्युनिटी के लेवल पर, समुदाय के स्तर पर समझेंगे और उसके बाद हम राष्ट्र के स्तर पर या देश के स्तर पर उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे हम माइक्रो टू मैक्रो अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो हर पर्सन के लिए कैसे डिफरेंट हैं, साथ ही पर्सन टू पर्सन वेरी करने के अलावा नेशन टू नेशन भी ये डिफरेंट होता है। मतलब जो डेवलपमेंट का नोशन है वो हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था। साथ ही हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारे गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं और जो पर्पस हैं वो हर पर्सन के अलग होते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के लिए जो गोल पॉजिटिव है, हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए वही गोल नेगेटिव होगा। इसका मतलब सेम गोल दो अलग अलग लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जनरेट करता है। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसका मतलब था कि सिर्फ इनकम से कुछ नहीं होता, इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारी लाइफ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरह की जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जो इनकम के अलावा हमारे लिए जरूरी हैं। साथ ही अब हम ये पढ़ेंगे कि दो कंट्रीज को जब कंपेयर किया जाता है या दो कंट्रीज के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का क्या गोल है या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनके आधार पर वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने शुरुआत से बात किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो गोल हैं जरूरी नहीं है कि वो अलाइन होंगे अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज से। तो अब पहला सवाल ये आता है कि डेवलप्ड कंट्री कौन है, अंडर डेवलप्ड कौन है और डेवलपिंग कंट्री कौन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है या जो ये बाइफर्केशन है ये हम कैसे समझेंगे। डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत है। साथ में जब हम किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बोलते हैं तो हम किसी एक एस्पेक्ट पे कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो इनकम ही होती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड हैं। लेकिन सिर्फ इनकम के आधार पर हम इस बात का निर्णय या डिसीजन नहीं ले सकते कि उनको हम डेवलप्ड कहेंगे। जैसे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंटल अप्रोच, इन्वायरमेंटल अप्रोच, ज्योग्राफिकल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, रिलीजन के अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच होंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी कंट्री को किसी भी बाइफर्केशन में या किसी भी साइड डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि जब हम दो अलग चीजों को या डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो हम किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे देखते हैं, जैसे क्लास में सारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्या सबकी हाइट एक जैसी है? क्या आपके दोस्तों के वेट आपके बराबर है या सबका वेट अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं? तो क्या आप इन सब को मिलाकर के एक करके कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसके आएंगे सामने। जैसे हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपका हाइट हो गया, हेल्थ हो गया, टैलेंट हो गया,
इंटरेस्ट हो गया, काफी चीजें होंगी जो आपस में डिवाइड करेंगी। मान लीजिए एक बच्चा है, या आपके साथ पढ़ने वाला कोई भी, रिंकी, पिंकी, सोनू, मोनू, कोई भी है, तो एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके क्लास में एक दूसरी बच्ची है, उसको पढ़ाई उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। उसका मन डांस में लगता है, उसका मन सिंगिंग में लगता है, उसका मन आर्ट एंड क्राफ्ट में लगता है। तो क्या हम किसी भी एक पैमाने के आधार पर, क्या किसी भी एक स्टैंडर्ड के आधार पर इस तरह का बाइफर्केशन या डिवीजन कर सकते हैं कि हम उसे डेवलपमेंटल या अंडर डेवलप्ड या फिर किसी भी एक क्लासिफिकेशन में डाल दें? तो सवाल है नहीं। किसी को भी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो नेशन हो, डेवलप्ड अंडर डेवलपिंग में डिवाइड करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर करना होता है और उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है, बच्चों की, आप ही की क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों की हाइट अलग होगी, हेल्थ अलग होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, कोई हेल्दी होगा, कोई ओबीस होगा। तो सबका जो हेल्थ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होगा। साथ ही जो टैलेंट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, हर पर्सन का टैलेंट डिफरेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो फ्रेंड है, आप उस फ्रेंड को अपने से कम टैलेंटेड समझें। हो सकता है आप पढ़ने में अच्छे हों, लेकिन आपके साथ रहने वाले बच्चा डांस में, सिंगिंग में या आर्ट में, किसी भी अदर एस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है। साथ ही जो भी इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपको खेलना पसंद हो सकता है, दूसरे बच्चे को रीडिंग करना पसंद हो सकता है। यहाँ आप सोच रहे हैं कि मेरी तो सिलेबस की एक बुक नहीं खत्म हो रही और किसका हॉबी हो सकता है, कौन ऐसा बच्चा है, कौन नामुराद है जो जिसे बुक पढ़ना पसंद है, जो अपनी ही सिलेबस की बुक के अलावा अपनी हॉबीज को फुलफिल करने के लिए अदर बुक्स पढ़ रहा है, कॉमिक्स पढ़ रहा है, नॉवेल्स पढ़ रहा है, और भी नेशनल लेवल की अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ रहा है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये आपके अपने इंटरेस्ट का डिफरेंशिएशन है। ठीक उसी तरह जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट होगा, हो सकता है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई ना करता हो। ये फिर से वही एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया कि जो सबसे हेल्दी है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना होगा। जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है आपकी क्लास का, हो सकता है वो किसी से दोस्ती ही ना करता हो। अक्सर आपने देखा होगा आपकी क्लास का जो भी टॉपर है वो हमेशा इंट्रोवर्ट या अकेले रहना पसंद करता है, ज्यादा बच्चों से घुलना मिलना नहीं पसंद कर सकता। तो ये एक तरह का कैरेक्टर ट्रेट हो सकता है, लेकिन इसे हम जनरलाइज करके नहीं देखते हैं, मतलब ये एक नॉर्मल कैरेक्टर ट्रेट है। ठीक उसी तरह हम डिफरेंट क्राइटेरिया को चूज करते हैं जब हम एक स्पोर्ट्स टीम बना रहे होते हैं, या हम डिबेट कर रहे होते हैं, या म्यूजिक के लिए टीम बना रहे होते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो जब जितने भी बच्चे हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनका आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से ही आप किसी भी क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह जब नेशन की बात होती है तो नेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको समझना होगा, तभी आप क्लासिफाई करके किसी एक स्पेसिफिक उसमें डाल पाएंगे क्लासिफिकेशन में। अब अगर कंट्रीज की बात किया जाए तो ये सही है कि हम सबसे पहले लेवल पर इनकम को ही कंसीडर करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा इनकम ही है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है, इनकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम इनकम को लेके चलेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं जो कि हायर इनकम में आती हैं, ठीक है, उनको हम डेवलप्ड कहते हैं दूसरी कंट्रीज की तुलना में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है कि जिसके पास ज्यादा इनकम है एज पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हम उसको डेवलप्ड कंट्री में डिक्लेयर करते हैं।
लेकिन साथ ही ये भी समझिएगा कि एक ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इनकम का मतलब सब कुछ नहीं होता है। ह्यूमन नीड्स में इनकम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सब कुछ इनकम ही नहीं होता है, ये भी समझने वाली बात है। तो जो भी है, आपका जो ग्रेटर इनकम है वो एक इम्पॉर्टेंट गोल के तौर पर उसको कंसीडर किया जाता है। और ये समझने वाली बात है कि जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो जो आपकी कंट्री की टोटल इनकम है उसको डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करने पर आपकी नेशनल इनकम आती है। लेकिन वो इनकम हर एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को कंक्लूड नहीं करता है, ये भी समझने वाली बात है। इसके अलावा जो मेजरमेंट है वो केवल उसके आधार पर नहीं हो सकता, इसीलिए हम अलग अलग देश देखेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का मतलब है उस कंट्री के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर किया जाता है। जैसे एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ स्टेटस हो सकता है, इनकम हो सकता है, डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके हिसाब से ये तय होता है। जैसे कंट्रीज जो भी जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $63,400 पर एनम से ज्यादा है, ये 2023 का डेटा है। जिनकी भी इनकम $63,400 पर एनम से ज्यादा है उनको हाई इनकम या रिच कंट्रीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, उसके हिसाब से जो 2013 का डेटा है उसमें कहा गया है कि $63,400 पर एनम से ज्यादा जिसकी इनकम है उसको हम हाई इनकम या रिच कंट्रीज में क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा जिनकी पर कैपिटा इनकम $2400 या उससे कम है उसको हम लो इनकम कंट्रीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन दे दिया, मेन मनी के एस्पेक्ट में जिसकी $63,400 पर एनम से ज्यादा इनकम है उसको रिच कंट्रीज में कर दिया, और जिसको $2400 या उससे कम इनकम है उसको आपका लेस या लो इनकम कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि 2023 के सराउंडिंग में ये जो डेटा कंक्लूड किया गया था उसके हिसाब से $10,030 पर एनम इंडिया का इनकम है, एनुअल इनकम निकाला गया है। तो उस हिसाब से ये टोटल से लेस में आ रहा है। साथ ही स्पेशली उन कंट्रीज को रिच कंट्रीज कहा जाता है जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि कैसे हम किस कंट्री को डेवलप्ड में या अंडर डेवलप्ड में या डेवलपिंग में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एवरेज इनकम की बात की गई है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा, एवरेज इनकम से मतलब होता है कि आपका जो टोटल इनकम है कंट्री की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर लीजिए, वो आपका पर कैपिटा निकल कर आता है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, इसीलिए लिखा है while averages are useful for comparison, ठीक है, they also hide disparities। कहने का मतलब ये है कि ये एवरेज तो जो निकल कर आता है उसके थ्रू हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्पैरिटी है वो इसके पीछे कहीं ना कहीं छिप जाती है। तो उस चीज को समझना होगा हमें। यहाँ पर एग्जाम्पल इसीलिए दिया हुआ है, जैसे
मान लीजिए ये जो टेबल दिया है ये एक कंट्री के एग्जाम्पल पे बात की गई है। अब ये जो कंट्री है, मान लीजिए दो अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है। अब यहाँ पर मंथली इनकम कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है सिटीजन्स का रुपीज में। जो कंट्री ए है, मतलब ये मान लिया गया है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको ऐसा मानना है कि दो अलग अलग कंट्री है और उसमें टोटल 5 रेसिडेंट्स हैं, टोटल 5। तो अब जहां 5 लोग रहते हैं तो ए और बी दो कंट्री है जहां 5 लोग रहते हैं। ए कंट्री में फर्स्ट आदमी की इनकम 9,500 है, सेकंड की इनकम 10,500 है, थर्ड की इनकम 9,800 है, फोर्थ की इनकम 10,000 है, फिफ्थ की इनकम 10,200 है। जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 50,000 आएगा। कितना आएगा आपका? एवरेज में आएगा 50,000। ठीक इसी तरह ये ए कंट्री की बात हो रही है। अब बी कंट्री की जब आप बात करते हैं तो पहला रेसिडेंट जिसकी इनकम 500 है, सेकेंड रेसिडेंट की इनकम 500 है, थर्ड रेसिडेंट की इनकम 500 है, फोर्थ रेसिडेंट की इनकम 500 है और फिफ्थ रेसिडेंट की जो इनकम है वो 48,000 है। इनका भी जो टोटल निकालेंगे तो जो टोटल है वो आपका आएगा 50,000 रुपीज। अब ये जो डिस्पैरिटी छुप रही है उसकी बात यहाँ पर इसीलिए किया गया है। और अब ये सवाल पूछा है कि क्या दोनों कंट्रीज में रहते हुए आप बराबर तौर पर खुश होंगे? ये एक सवाल है। अब इस डेटा को अच्छे से देखिए कि क्या आप इन दोनों कंट्रीज में रहते हुए इक्वली हैप्पी होंगे, आप बराबर खुश होंगे? साथ में क्या यहाँ पर जितने भी लोगों को दिखाया गया है वो इक्वली डेवलप्ड हैं? ये बात आप समझने वाली है। क्या इन सबकी इनकम आपको कम दिख रही है? यहाँ पर सबकी इनकम में एक इक्वालिटी दिख रही है, हालांकि कम ज्यादा है लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्पैरिटी ज्यादा दिखेगी। तो ठीक उसी तरह कहा गया है, मतलब यहाँ पर कहा है कि अगर आप कंट्री बी में रह रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि आप हमेशा फिफ्थ सिटीजन हो। ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि अभी मैंने बताया कंट्री ए में लगभग सबकी इनकम अप्रॉक्स 9,500 से 10,500 के बीच में है, ठीक है। लेकिन जो सिटीजन बी है, जो कंट्री बी के जो 5 सिटीजन्स हैं उसमें केवल फिफ्थ वाले सिटीजन की ज्यादा इनकम है, बाकी ये सब काफी गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कंट्री बी का रेसिडेंट बनना हो तो आप चाहेंगे कि आप फिफ्थ रेसिडेंट हो, जिससे कि आपके पास एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी हो और आप एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएं। जबकि अगर आप कंट्री ए में हैं तो आपको कहीं भी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक उसी तरह कहा गया है यहाँ पर कि जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो हमेशा वो जो एवरेज शो करेगा वो ये आएगा 50,000 50,000। वो बात करेगा कंट्री ए के पास भी 50,000 है, कंट्री बी के पास भी 50,000 है, लेकिन जो रेसिडेंट्स के बीच की डिस्पैरिटी है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। इसीलिए इस मेजरमेंट में प्रॉब्लम है और इसीलिए कहा है कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ रहा है दोनों कंट्रीज का, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिस्पैरिटी है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो सामने निकल के नहीं आ रही है। केवल एवरेज से आपकी लाइफ में बेटरमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, तो ये डिस्पैरिटी को छुपा ले रहा है। यहाँ पर कंट्री ए में, ठीक है, पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर, ना बहुत ज्यादा गरीब हैं और ना बहुत ज्यादा अमीर हैं, सबके पास एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का। लेकिन जो यहाँ पर है कंट्री बी में, ये बहुत ही गरीब हैं और ये एक आदमी के पास पैसों का संकेंद्रण है, मतलब मनी जो है सेंट्रलाइज एस्पेक्ट में है फिफ्थ रेसिडेंट के पास। तो इसीलिए
यहाँ पर ये समझना होगा कि हमेशा एवरेज निकालना इनकम का यूजफुल नहीं होता, क्योंकि ये जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है। जैसे सब लोगों ने चेयर बनाई और सब लोग आपस में यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, सारे रेसिडेंट्स के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, किसी के पास भी सेंट्रलाइज मनी नहीं है। तो ऐसे में जिन्होंने चेयर बनाई वही यूटिलाइज कर रहे हैं। जबकि इसके अपोजिट यहाँ पर दिया है कंट्री विथ रिच एंड पुअर। तो यहाँ पर चेयर एक क्लास ने बनाई लेकिन उसके खुद के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, 2 चेयर में 4 लोग बैठे हैं, जबकि यहाँ पर 4 चेयर में एक आदमी बैठा है। तो ये सेंट्रलाइज ऑफ मनी को इंडिकेट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए बताया है कि जो मनी है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए और आपस में लोगों के बीच प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अभी तक इसमें जो भी ना समझ में आया हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।